हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है औसत वर्षा की गहराई या फिर एवरेज और मीन डेप्थ ऑफ रेनफॉल, यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रो पावर परियोजना में मूल उद्देश्य जलग्रहण क्षेत्र के मासिक और वार्षिक जल का आकलन करना है। इस तरह से स्थान पर जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर वर्षा जल के औसत मान का पता लगाने के लिए निम्नलिखित 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो आपकी पहली विधि होती है यह है अंकगणित माध्य विधि, दूसरी है थियासेन विधि और थर्ड है आइसोहेटल मेथड यानी विधि। एक एक करके इन विधि को समझेंगे। कि पहले समझेंगे अंकगणितीय माध्य विधि को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत वर्षा गेज द्वारा मान जो आपका प्राप्त होता है, इसके मैंने पहले वाली क्लास में मैंने वर्षा गेज के बारे में बताया है, जो कि आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक बार मैं इनको फिर से दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो पहला होता है ये होता है नॉन रिकॉर्डिंग वर्षा गेज। नॉन रिकॉर्डिंग। और दूसरा होता है आपका रिकॉर्डिंग। ये आपका पहला होता है नॉन रिकॉर्डिंग, दूसरा रिकॉर्डिंग। अगर आपको इस विस्तार पूर्वक अगर देखना चाहते हैं या इसको समझना चाहते हैं तो आप पहले की क्लासेस देख सकते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो इसका जो गणितीय रूप के अंतर्गत हम आप देखते हैं वो है H1 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 डॉट 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 HN तक अपॉन N। अब ये H और N जो है ये अलग अलग टर्म्स हैं। HA जो है, जो कि हमको ज्ञात करना है, ये वर्षा का औसत मान है। H2 जो है वो वर्षा गेज द्वारा विभिन्न स्टेशन का मान है। और N जो है ये स्टेशनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ स्टेशन जितने होंगे आप वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। इस विधि का प्रयोग 500 वर्ग मील क्षेत्रफल के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो आपका हो गया पहला मेथड, यानी कि औसत वर्षा की गहराई के लिए आपका पहला मेथड है। उसके बाद आते हैं दूसरे मेथड पर। दूसरा मेथड है थियासेन विधि। यह विधि आमतौर पर 500 से 5000 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्रों के लिए उपयोग की जाती है। इस विधि द्वारा अधिक सटीक मान प्राप्त किए जाते हैं और इस पद्धति के अंतर्गत जल ग्रहण क्षेत्रों को कुछ स्टेशनों में विभाजित किया जाता है और उन स्टेशनों के क्षेत्र का पता लगाया जाता है। आपको जो फिगर दिख रहा है ये इस समय थियासेन विधि का फिगर है। उदाहरण के लिए जल ग्रहण क्षेत्र में 8 स्टेशनों में विभाजित किया, यानी कि जल का जो क्षेत्र ग्रहण है उसको 8 भागों में विभाजित किया गया। आप लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखा हुआ है, जो क्रमशः आपके इस तरह से व्यक्त है। इन स्टेशनों को एक बिंदीदार रेखा से जोड़ा गया है। इनकी बात कर रहे हैं, ये जो 1 है 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, यानी कि ये क्या है आपके 8 स्टेशन हैं, अलग अलग स्टेशन हैं जिनको इन नंबर के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। और आप देख पा रहे होंगे एक पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे को आपस में मिला दिया गया है, जो कि कई त्रिभुज के समूह को जनरेट कर रहा है।
यदि लंबवत द्विभाजक प्रत्येक त्रिभुज के किनारों द्वारा खींचे जाते हैं तो पूरे जल ग्रहण क्षेत्र को 8 बहुभुजों में विभाजित किया जाता है। यह रचना एक सीधी रेखा द्वारा पूरी होती है और प्रत्येक बहुभुज से प्रत्येक स्टेशन के वर्षा के मान को प्राप्त किया जाता है। एक बहुभुज के क्षेत्र का मान एक परिधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक स्टेशन पर वर्षा गेज द्वारा प्राप्त वर्षा का मान और प्लेनीमीटर द्वारा बहुभुज के क्षेत्रफल का मान एक तालिका के रूप में व्यक्त किया जाता है। आपको नीचे एक तालिका में दिखाने जा रहा हूँ। इस तालिका के माध्यम से ही वैल्यू आपकी जो व्यक्त की जाती है। तालिका में आपको अगर लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करें तो जो आपका पहला कॉलम है उसमें क्रम संख्या दिख रहा होगा। दूसरा है वर्षा गेज द्वारा वर्षा का मान, वो भी सेंटीमीटर में। उसके बाद बहुभुज का क्षेत्रफल A, बहुभुज क्षेत्र का कुल आयतन B, उसका स्टेशन क्रमांक। ठीक है, तो इस तरह से एक टेबल बनाया जाता है जिसमें हर एक वैल्यू जो है वो पुट की जाती है। तो उसके बाद जो आपकी वैल्यू लास्ट में निकल के आती है, आप इसको एक बार देख लें। ये जो वर्षा गेज द्वारा वर्षा क्षेत्रफल, इसमें H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 इस तरह से आप लिख देंगे और ये वैल्यू जो होगी वो सेंटीमीटर में होंगी। उसका क्षेत्रफल A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, यानी कि ये भी क्या सीरियल नंबर से जो आपका स्टेशन का क्रमांक होगा उसी तरह से होगा। फिर उसका बहुभुज क्षेत्र का आयतन जो है वो आपका H1A1 हो जाएगा। तो इसी तरह H1A1, H2A2, H3A3, H4A4, H5A5, H6A6, H7A7 और H8 और A8, ये आपके आयतन हो जाएंगे। और उसके बाद जो आपका फॉर्मूला क्रिएट होगा ये होगा औसत वर्षा की गहराई HA = समीशन ऑफ B अपॉन समीशन ऑफ A, यानी कि आप जो आपका B वाला कॉलम दिख रहा है जो कि बहुभुज क्षेत्र का कुल आयतन है, इसको जब एडअप करेंगे वो वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद जो आपका क्षेत्रफल होगा इस वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे इसको विस्तार पूर्वक दिखाया गया है कि इसको कैसे वैल्यू को पुट किया जाता है। समीशन ऑफ A में नीचे से बात कर रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है इसमें A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 को ऐड कर दिया गया है। और उसी तरह से आप यहाँ ना करके यहाँ पे भी डायरेक्टली आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे इस वैल्यू को जोड़ सकते हैं, यहाँ पे इस वैल्यू को जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये तो आपकी हो गई थाईसेन विधि। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट आपका मेथड ये है आइसोहाइटेल मेथड। आइसोहाइटेल विधि में कंटूर का प्रयोग करते हैं। कैचमेंट क्षेत्र में आइसोहाइटेल के साथ बिंदुओं को मिलाकर प्राप्त आकृति को कंटूर कहा जाता है। आपको कंटूर में दिखा देता हूँ। ये आपको जो आकृति दिख रहा है इसी को बोला जाता है। आइसोहाइटेल कंटूर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको समझते हैं। पहली जो इनकी प्रॉपर्टी है, ये दो आइसोहाइटल विधि कंटूर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रत्येक आइसोहाइटल विधि कंटूर अपने आप में एक बंद सर्किट है। उच्च मानों के साथ आइसोहाइटल विधि कंटूर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। कंटूर प्राप्त करने का डेल्टा वर्षा गेज द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस विधि में 1 सेंटीमीटर का अंतर होता है और कंटूर का क्षेत्र प्लेनीमीटर द्वारा प्रदर्शित या निर्धारित किया जाता है। आपको इस समय फिगर पे H1, H2, H3, H4 और H5 ये दिख पा रहा होगा, जो कि आपको बेसिन बाउंड्री के माध्यम से दिखाया गया है। और ये अलग अलग भाग हैं। अब इनको एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, यानी कि एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। पहले आपका क्रम संख्या,
उसके बाद जो दूसरा है ये है समवर्षा का अंतराल, जो कि ए से डिनोट किया गया है। औसत मान बी, दो कंटूर के बीच का क्षेत्रफल सी से डिनोट किया गया, यानी कि जो आपके कंटूर हैं, आपकी ये जो कंटूर हैं इसमें 5 बने हुए हैं। इसमें आपके कंटूर जो है 5 बने हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। यानी कि अगर इसकी नंबरिंग की जाए, अगर इधर से करें 1, फिर ये आपका हो जाएगा 2, 3, 4 और ये 5। दो कंटूर के बीच का क्षेत्रफल ये आपका सी हो गया। उसके बाद औसत मान डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, यानी कि मान, औसत मान और क्षेत्रफल को जब आप कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो डी की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। इनका भी वही कहानी है, जैसे पहले हमने आपको थाइसन विधि बताया, सेम उसी तरह से इनकी वैल्यू निकलेगी। आप यहाँ पे समीशन इसका ऐडअप कर लें, इसका समीशन यहाँ पे ऐडअप कर लें, इसका समीशन ऐड कर लें और इसका समीशन ऐड कर लें। उसके बाद आप जिसकी ज़रूरत होगी वह वैल्यू वहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे H इक्वल टू है समीशन ऑफ D अपॉन समीशन ऑफ C। तो D के कॉलम में आपकी जितनी वैल्यू होगी उनको पुट करना है, यानी कि उनको जोड़ लेना है आपस में। उसके बाद नीचे में जो C के कॉलम में जो वैल्यू दी गई होंगी उनको आपस में जोड़ लेना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है ये है हाइड्रोग्राफ। ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है हाइड्रोग्राफ। जो है एक ग्राफ होता है जो समय के सापेक्ष प्रवाहित जल के अपवाह रन ऑफ को प्रदर्शित करता है। अब ये रन ऑफ क्या होता है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे इस क्लास का, पावर प्लांट इंजीनियरिंग का, तो आपको ये रन ऑफ नहीं समझ में आएगा। रन ऑफ को अगर समझना है तो प्रीवियस वीडियो आपको देखनी पड़ेंगे। उससे मैंने जो हाइड्रोलॉजी के टर्म्स होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उसको मैंने बताया है कि कौन सा वर्ड क्या डिनोट करता है या फिर किस वर्ड का क्या मतलब है। एक बार मैं और आपको रन ऑफ को बता दे रहा हूँ। रन ऑफ जो है, जैसे आपकी बारिश होती है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, बहुत सारी जगह ऐसे क्या किया जाता है कि जो बारिश होती है फिर बारिश का जल आपको नदी में आती हैं, वो बारिश का जल नदी में आती हैं, या फिर आप एक तालाब बना के वहाँ पे इकट्ठा करते हैं उस पानी को। तो जब आप पानी को इकट्ठा करते हैं तो वो पूरा पानी आप हाइड्रो में यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ वाटर क्या होती है बरसात की, जो वाष्पीकरण के माध्यम से या फिर सूर्य के जो प्रकाश से जल जाती हैं, और कुछ वाटर के आप पेड़ पौधे सोख लेते हैं, तो वो आपकी हानियाँ होती हैं। उसके बाद जो वाटर बचता है उसको आप यूज में लाते हैं, वही आपका रन ऑफ होता है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हाइड्रोग्राफ को। समय को घंटों या दिनों या वर्षों या हफ्तों या महीनों, यानी कि किसी भी टर्म में समय को आप डिनोट कर सकते हैं। और विसर्जन को मीटर क्यूब पर सेकेंड, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर आवर, डे सेकेंड, मीटर आदि में माना जाता है। हाइड्रोग्राफ जल प्रवाह की पावर और व्यवहार को दर्शाता है। हाइड्रोग्राफ का जो फिगर है वो नीचे दिया हुआ। ऊपर की तरफ आपका ये डिस्चार्ज है, यानी कि ओ पॉइंट से आप जितना ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे विसर्जन बढ़ता चला जाएगा, यानी कि वो विसर्जन को डिनोट करेगा, उस पॉइंट पे विसर्जन जो है ज़्यादा था। उसी तरह आप इस तरफ जाएंगे तो ये क्या कर रहा है, ये आपका समय डिनोट कर रहा है या फिर समय को दर्शा रहा है। जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से क्या, यानी कि मंथ को यहाँ पे डिनोट किया गया है कि किस मंथ में किस तरह का हाइड्रोग्राफ बन रहा है या फिर विसर्जन कितना था। राइजिंग है, फॉलिंग, यानी कि राइजिंग का मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जाने के बाद जब इस तरह का शेप बना है, इसका मतलब क्या, यहाँ राइजिंग है और यहाँ जो है आपका फॉलिंग है। यहाँ पे क्या होगा, आपका हाइड्रोग्राफ घट गया है। इसी तरह जो दूसरा फिगर दिख रहा है ये क्या कर रहा है, ये वेव एक तरह से ग्राफ बोलते हैं कि ये वेव्स की तरफ दिखता है।
नदियों में विसर्जन यानी कि जो आपका विसर्जन होता है नदियों में, आप इसको प्रवाह बोल सकते हैं, वो ऊपर की तरफ दिखाया गया है। और इधर आपका समय है वो भी सेकंड पर आवर में। तो ये ग्राफ यानी कि ओ पॉइंट से उठ के इस तरह से गया हुआ है, यहाँ ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या बनता है, ये आपका हाइड्रोग्राफ बनता है। हाइड्रोग्राफ में समय, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष आदि एक्स अक्ष पर और अपवाह या विसर्जन को वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपका एक्स जो एक्सिस होगी उस पे आपका टाइम होगा और वाई एक्सिस पे विसर्जन होगा या प्रवाह होगा। दिन आधारित हाइड्रोग्राफ एक महीने के दौरान बाढ़ की स्थिति को प्रदर्शित करता है और महीने आधारित हाइड्रोग्राफ के साथ संक्रामक महीने के दौरान शुष्क अवधि की भावना होती है। अब हाइड्रोग्राफ के लक्षण देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोग्राफ। निम्नलिखित मान हाइड्रोग्राफ से प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला, वार्षिक और मासिक अपवाह के न्यूनतम और अधिकतम मान, यानी कि कब न्यूनतम था अपवाह और कब जो है न्यूनतम अधिकतम था, इसको आप उस ग्राफ के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। और ये किसी समय जब आपका ग्राफ ये बन के रखा रहेगा तो आप ये एक तरह से डाटा का काम करता है कि ये क्या है, किसी समय अगर आपको ज़रूरत पड़ी पॉइंट आउट करने की या पता लगाने की, तो आप उस टाइम पे आप पता लगा सकते हैं। दूसरा, एक निश्चित समयांतराल पर प्रवाहित होने वाले जल की कुल मात्रा, यानी कि किसी भी निश्चित समयांतराल में, यानी कि इस टाइम से इस टाइम के बीच अगर बात की जाए, यानी कि अगर जुलाई से अगस्त की बात की जाए, तो इस तरह से जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है उस समयांतराल के बीच जो जल की प्रवाहित मात्रा होती है, यानी कि कितना जल जो है प्रवाह हुआ है, वो इस ग्राफ से पता लगाया जा सकता है। तीसरा, फिक्स टाइम विसर्जन या प्रवाह दर, यानी कि किसी एक फिक्स टाइम पे, जैसे कि किसी एक दिन, किसी एक टाइम पे या फिर किसी एक महीने में विसर्जन या प्रवाह दर, यानी कि कितना विसर्जन या कितना प्रवाह दर है, उसको पता लगाया जा सकता है आपके इस हाइड्रोग्राफ। अगला है प्रत्येक माह का औसत मान या अपवाह। अब आते हैं हाइड्रोग्राफ के भाग। हाइड्रोग्राफ के क्या क्या भाग होते हैं। पहला है किस्ट सेगमेंट, दूसरा राइजिंग लीफ, तीसरा है फॉलिंग लीफ। पहला आपका है किस्ट सेगमेंट, दूसरा है राइजिंग लीफ, तीसरा है फॉलिंग लीफ। ये आपके हाइड्रोग्राफ के भाग होते हैं। तो ये था हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ के बारे में आपको मैंने अभी तक बताया। अब आते हैं एक और जो दूसरा कर्व होता है, वो होता है फ्लो ड्यूरेशन कर्व। फ्लो ड्यूरेशन कर्व का उपयोग एक निश्चित समय अवधि में हाइड्रो पावर प्लांट के लिए रन ऑफ डेल्टा प्रदान करता है। ये आपका जो है रन ऑफ डेल्टा प्रदान करता है। यदि समय का प्रतिशत मान एक्स अक्ष पर, अब यहाँ पे भी आपको एक ग्राफ दिखेगा, और वाई एक्सिस पर विसर्जन का मान, तो प्राप्त कर्व को फ्लो ड्यूरेशन कर्व कहा जाता है। निम्न तथा फ्लो ड्यूरेशन कर्व द्वारा प्रकट किया जाता है। अब आपके सामने एक कर्व दिख पा रहा होगा जो कि एक्स एक्सिस पर प्रतिशत मान है, यानी कि जीरो से स्टार्टिंग है, उसके बाद 10%, यानी कि जो आपका एक ग्राफ बन के निकल के आ रहा है। अगर एक कॉलम की बात की जाए
तो एक कॉलम जो है वो 10% को डिनोट कर रहा है। इसी तरह 10, 20, 30, आगे 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी कि 100% तक की बात की गई है, 0 से लेकर 100%। यानी कि आपके जो टोटल कॉलम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 आपके कॉलम है और हर एक कॉलम जो है वो 10, 10 यानी कि 10, 20 इस तरह से एडअप होके आपको डिनोट कर रहा है। उसी तरह जो आपका अपवाह है या विसर्जन है वो मीटर क्यूब पर सेकंड में है। 200 मीटर क्यूब पर सेकंड, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 14 एंड 1500 और लास्ट में 16 और 1700। ये आपका जो है अपवाह या विसर्जन है। यानी कि जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि जो आपकी एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस होगी, तो ये वाई एक्सिस विसर्जन या अपवाह को दर्शाएगी और जो आपकी एक्स एक्सिस होगी ये प्रतिशत मान को दर्शाएगी। तो ऊपर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपकी ये फ्लो ड्यूरेशन कर्व बनी है, यानी कि जो आपकी ये कर्व दिख रही है इस तरह से, ये जो कर्व है ये है फ्लो ड्यूरेशन कर्व और औसत प्रवाह कुल उपलब्ध के 33% तक उपलब्ध है। तो ग्राफ जो है इस टाइम पे बना हुआ है, यानी कि जो 10% यानी कि जो 10% टाइम था, यानी कि 10% तक जो आपका था वो यहाँ से स्टार्टिंग हुई है 1500, उसके बाद 20 तक आने पे ये क्या हुआ है, कम हुआ है। जो विसर्जन था वो कम हो गया, धीरे धीरे क्या हुआ, आपका विसर्जन कम होने लगा। 900, उसके बाद आप आएंगे 30% पे, तो 30% पे ये 800 के तकरीबन हो गया है। उसके बाद 700 पे तकरीबन 30 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि ये कह सकते हैं आप 33 के लगभग। उसके बाद 40% पे ये 600 से थोड़ा सा कम, यानी कि 575 के लगभग। उसके बाद 50% पे ये 375 के लगभग, यानी कि 360 भी ये हो सकता है। इसी तरह कम होते होते आपका 100% पे ये जो आपका अपवाह होता है या विसर्जन होता है ये 0 हो गया है। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई ये ग्राफ की, जो कि फ्लो ड्यूरेशन कर्व है। इनको देखते हैं। अपवाह के प्रारंभिक अध्ययन के लिए इनका, और दूसरा है दो नदियों के प्रवाह के बीच जब तुलना करनी होती है तो उसके अध्ययन के लिए ये सहायक साबित होते हैं। यदि डिस्चार्ज हेड ज्ञात है तो हम निम्न समीकरण के द्वारा फ्लो ड्यूरेशन की पावर की गणना कर सकते हैं। पावर की गणना करने के लिए आपको ये फॉर्मूला दिया गया, इस फॉर्मूले पे आप जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फ्लो ड्यूरेशन पावर की गणना हो जाएगी। अब इसमें जो आपके टर्म्स हैं, यानी कि P जो है, P की जगह जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आपको पावर जो है वो किलोवाट में, W जल का वजन घनत्व है, यानी कि ये जो फर्स्ट में दिख रहा है। उसके बाद H उपलब्ध जल का हेड, वो भी मीटर में। Q डिस्चार्ज है मीटर पर सेकंड में। उसके बाद है ओवरऑल एफिशिएंसी, यानी कि हाइड्रोलिक प्राइम मूवर और इलेक्ट्रिक जनरेटर की संयुक्त एफिशिएंसी। ये तो बात हो गई आपकी फ्लो ड्यूरेशन कर्व की। अब आते हैं फ्लो ड्यूरेशन के कुछ लाभ होते होंगे और कुछ इनके हानि भी होते होंगे, तो उसको जान लेते हैं कि इनके अंतर्गत फ्लो ड्यूरेशन कर्व के क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होते हैं। पहले एडवांटेज देख लेते हैं कि फ्लो ड्यूरेशन कर्व के क्या एडवांटेजेस होते हैं। यह प्रवाह अवधि नदियों के जल प्रवाह की तुलना करने में सहायता हो, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि जो प्रवाह अवधि में नदियों के जल के प्रवाह की जो तुलना होती है अलग अलग नदियों की या फिर अलग अलग टाइम में नदी की, तो उसकी तुलना के लिए जो आपके कर्व होते हैं फ्लो ड्यूरेशन कर्व, ये सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट है
अपवाह की दर को जल प्रवाह की कुल अवधि के सापेक्ष मापा जाता है। ये 2 पॉइंट आपके एडवांटेज के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि फ्लो ड्यूरेशन कर्व के जो एडवांटेज होते हैं उनके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आपके फ्लो ड्यूरेशन कर्व के दोष, यानी कि कुछ इसके एडवांटेज भी होते हैं। जो आपका ये पहला एडवांटेज है, ये है घटना के प्राकृतिक सोर्स में प्रवाह को प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व से यह बताना भी संभव नहीं है कि सक्सेसिव पीरियड में सबसे कम प्रवाह हुआ था। तो ये 2 जो हैं इसके डिसएडवांटेज हैं जो कि फ्लो ड्यूरेशन कर्व के होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसको देख लेते हैं। आज की क्लास की जो स्टार्टिंग हुई है ये हुई है औसत वर्षा की गहराई से, जिसमें हम लोगों ने 3 मेथड को पढ़ा है। पहला मेथड जो था ये था अंकगणितीय माध्य विधि, जिसमें एक फार्मूला निकल के आया है। एक फार्मूला के माध्यम से इसकी गणना की जाती है, जो कि फार्मूला आपको सामने दिख रहा है। ये फार्मूला है। उसके बाद इसका जो सेकंड मेथड था ये था थाइसेन मेथड। थाइसेन मेथड को भी देखा गया है। उसके बाद एक और इसका मेथड था, वो था आइसोहाइटेज मेथड। तो ये 3 आपके मेथड थे जो कि औसत वर्षा की गहराई के लिए उपयोग के मान को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इन तीनों मेथड को देखा गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आज की क्लास में टॉपिक था ये था आपका हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ को हम लोग समझे हैं, उसमें एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझने की कोशिश किया गया और रन ऑफ को भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किया गया। अगर रन ऑफ को आप विस्तार पूर्वक से जानना चाहते हैं तो प्रीवियस की क्लास में मैंने रन ऑफ को विस्तार पूर्वक बताया है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोग्राफ के बारे में जाने हैं, जो कि आपके अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि जो लक्षण होते हैं हाइड्रोग्राफ के, उसको बारे में जाने हैं। और हाइड्रोग्राफ के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट होते हैं वो भी आपको बताया गया। वो 3 प्रकार के होते हैं, किस्ट सेगमेंट, राइजिंग लीफ, फॉलिंग लीफ। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये तो बात हो गई हाइड्रोग्राफ की। एक बार मैं फिर से रिवीजन इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो आपको एक बार और रिवाइज हो जाएगा, आप जान जाएंगे कि वो चीज़ें क्या क्या होती हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि उस टाइम पढ़ाने में कोई चीज़ें क्या होती हैं वो उस टाइम पे समझ में नहीं आती। अगर उनको दोबारा बताया जाता है तो तब वहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। नाउ नेक्स्ट आपका जो था वो है फ्लो ड्यूरेशन कर्व। फ्लो ड्यूरेशन को हम लोग समझे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के माध्यम से, और एक ग्राफ के माध्यम समझने की कोशिश की है, जहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे एक परसेंटेज टाइम है, यानी कि, और दूसरा जो है अपवाह और विसर्जन का टर्म्स दिया हुआ है। और आपके फ्लो ड्यूरेशन कर्व के कुछ फार्मूले भी निकल के आते हैं, जिन फार्मूलों के द्वारा इनको निकाला जाता है वो फार्मूले के सामने हैं। उसके बाद एंड नाउ लास्ट में जो था आपका ये फ्लो ड्यूरेशन कर्व के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे, यानी कि कुछ लाभ और हानियाँ भी होती हैं, इनको देखा गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक की शुरुआत होगी, हम इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपकी क्लास में हमने जो भी पढ़ाया है आज आपको बेहतर समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट क्लास कल होगी, आपको हम उसमें बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी लोग का जुड़ने के लिए धन्यवाद।